नमस्कार मित्रों। यह समझने की बात कि विटामिन डी का शरीर में निर्माण कैसे होता है, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि विटामिन डी कार्य किस प्रकार से करता है। विटामिन डी के एक्शंस क्या है। यह तो हम समझ ही चुके हैं कि विटामिन डी वास्तव में एक विटामिन से अधिक हार्मोन है, क्योंकि विटामिन्स का निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता, जबकि हार्मोन्स का निर्माण शरीर के अंदर ही होता है। हम यह भी जानते हैं कि हार्मोन्स को कार्य करने के लिए उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर की आवश्यकता होती है। जब हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से कंबाइन करता है, तभी वह टारगेट सेल पर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। तो हमको यह भी जानना होगा कि विटामिन डी, जो कि वास्तव में एक हार्मोन है, उसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं। वास्तव में विटामिन डी के रिसेप्टर्स इनकी टारगेट सेल्स के न्यूक्लियस में होते हैं। हार्मोन्स के रिसेप्टर हम जानते हैं कि 3 स्थानों पर हो सकते हैं, या तो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर, या टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियस के अंदर। तो जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं, ये टारगेट सेल की न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो देखते हैं कि विटामिन डी किस प्रकार से अपना कार्य उत्पन्न कराता है। ब्लड सर्कुलेशन में हम जानते हैं कि जो मेन सर्कुलेटिंग फॉर्म है विटामिन डी की है, वह है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो कैल्सिडायोल है, ये विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर ब्लड में सर्कुलेट करता है। इसके अलावा 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है, इसकी भी थोड़ी मात्रा ब्लड में सर्कुलेट करती है। तो जब ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी अपनी टारगेट सेल में पहुंचता है, तब स्टेरॉयड बेस का होने के कारण से, स्टेरॉयड मॉलिक्यूल होने के कारण से बड़ी सरलता से यह सेल मेम्ब्रेन की लिपिड मॉइटी को क्रॉस करता हुआ सेल के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर पहुंच के, जैसे रीनल सेल, जो किडनीज की प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में जो सेल हैं, वह इसको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन को 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा। यह 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी ही विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है, यह तो हम जानते हैं। अब यह 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी या कैल्सिट्रायोल, यह न्यूक्लियस के अंदर डिफ्यूज करता है, और न्यूक्लियस के अंदर पहुंच के यह जीन्स के क्रोमोसोम्स के ऊपर स्थित अपने विटामिन डी रिसेप्टर से कंबाइन करता है। तो इस प्रकार विटामिन डी रिसेप्टर क्या हुए? इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब ध्यान रहे, इन इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर से विटामिन डी अकेला कंबाइन करके अपना कार्य नहीं उत्पन्न करा सकता। कुछ और भी हार्मोन्स हैं, कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं जिनके रिसेप्टर्स इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं, जिनमें एक है रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर। तो रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर और विटामिन डी रिसेप्टर, ये दोनों परस्पर मिलके एक डाइमर बनाते हैं, और ये डाइमर जीन्स पर जो विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट है, उससे कंबाइन करता है। तो जब विटामिन डी सेल के अंदर आया, एक्टिवेट हुआ 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी में, वह न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा। न्यूक्लियस के अंदर पहुंच के वह विटामिन डी रिसेप्टर से कंबाइन करता है, और जब ये विटामिन डी रिसेप्टर रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर के साथ मिलकर डाइमराइज करता है, तब यह जीन्स के ऊपर उपस्थित विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट से कंबाइन करता है। तो इस प्रकार से अब विटामिन डी, हमारा एक्टिव विटामिन डी 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, यह विटामिन डी रिस्पॉन्स एलिमेंट, मतलब वो पार्ट क्रोमोसोम का जो विटामिन डी के रिस्पॉन्स में न्यू जीन फॉर्मेशन करे, उससे कंबाइन हो गया। अब यहां से इस कॉम्बिनेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा ये मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है, और ये मैसेंजर आरएनए ही जाके डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराता है, जो विटामिन डी का कार्य संपादित कर सके। तो मित्रों, विटामिन डी एक कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन है। तो हम जानते हैं, एक्शंस उत्पन्न करने के लिए अधिकतर हमें न्यू प्रोटीन्स, न्यू एंजाइम्स, न्यू कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, तो वो प्रोटीनेशियस होते हैं। तो इसीलिए जो स्टेरॉयड बेस के हार्मोन्स हैं, वह सेल के अंदर जाके न्यू जीन फॉर्मेशन, जीन स्टिमुलेशन से न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, जो इसका कार्य संपन्न करे। तो थायराइड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, रेटिनॉइड रिसेप्टर्स, और पैरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड रिसेप्टर PPAR, जो गामा हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं पैराडियोम के साथ,
तो थायराइड, स्टेरॉयड, पाइरोडिजोन और रेटिनॉइड के रिसेप्टर भी इंट्रान्यूक्लियर होते हैं, जिसमें रेटिनॉइड रिसेप्टर की आवश्यकता हमें इस विटामिन डी को जरूरत पड़ती है। विटामिन डी रिसेप्टर और रेटिनॉइड रिसेप्टर दोनों डायमराइज होकर अपना कार्य उत्पन्न करते हैं। अब हम यह भी जानते हैं कि हार्मोन्स तो एक बार सिक्रीट हुए ब्लड में, अब ब्लड में सर्कुलेट होने के साथ वह पूरे बॉडी में पहुंचेंगे। तो हम ये कैसे कहते हैं कि थायराइड हार्मोन अपना असर अमुक अमुक ऑर्गन पे डालेगा, इंसुलिन अपना असर अमुक अमुक ऑर्गन पे डालेगा? ऐसा कैसे होगा? वास्तव में जब ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं तो इनका इफेक्ट पूरी बॉडी में होना चाहिए। वास्तव में ये कार्य होता है जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से कंबाइन होते हैं। तो हार्मोन तो जनरलाइज्ड सर्कुलेशन में पूरे शरीर में पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन जिन टारगेट ऑर्गन्स पे, जिन जिन ऑर्गन्स पे उनके रिसेप्टर होंगे वो इनके टारगेट ऑर्गन बन जाएंगे। तो विटामिन डी भी पूरे शरीर में सर्कुलेट तो हो रहा है, लेकिन कार्य कुछ स्पेसिफिक सेल्स पे करता है। तो हमें यह भी जानना होगा विटामिन डी के रिसेप्टर वो कौन से ऑर्गन्स हैं, वो कौन से टिश्यूज हैं, वो कौन सी सेल्स हैं जिस पे उपस्थित होते हैं, जहाँ पे अपना कार्य करें। अब विटामिन डी का काम क्या है? मिनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो जो जो टिश्यूज मिनरल मेटाबॉलिज्म से संबंधित हैं उनमें विटामिन डी के रिसेप्टर्स विशेष रूप से मिलेंगे। इसके अतिरिक्त शरीर के लगभग सभी सेल्स में विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ पे इसके कुछ नोन और कुछ अननोन प्रभाव हैं विटामिन डी के। लेकिन जो मुख्यतः प्रेजेंस होते हैं मिनरल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाली बोन्स में, किडनीज में, इंटेस्टाइन में और इन सबके रेगुलेटर पैराथायरॉइड ग्लैंड पर। तो ये मुख्य हैं टारगेट ऑर्गन्स जहाँ पे विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके द्वारा विटामिन डी का कार्य संपादित होता है, संपन्न होता है। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सर्वप्रथम इंटेस्टाइन में, जहाँ पे विटामिन डी का कार्य है कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल से होता है। तो ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन है जिसमें भोजन आया और यह इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल से एब्जॉर्ब होता हुआ ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन दो प्रकार से होता है। एक प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जेजुनम में यह होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जो कि विटामिन डी डिपेंडेंट होता है, जहां से कैल्शियम को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है। जबकि डिस्टल इंटेस्टाइन में इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। जितना कैल्शियम इंटेस्टाइन में है वो पैसिवली अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार एब्जॉर्ब होता जाता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन, पैसिव एब्जॉर्प्शन डिस्टल इंटेस्टाइन। और ये पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है पैरासेलुलर पाथवे से, दो सेल्स के बीच में। पैरा मतलब बगल में, तो सेल के बगल में ये जो दो सेल्स एक टाइट जंक्शन से जुड़ी होती हैं, वहां पे एक चैनल होती है जिसे क्लॉडिन चैनल कहते हैं। उस क्लॉडिन चैनल के थ्रू ये पैसिवली एब्जॉर्ब होता रहता है डिस्टल इंटेस्टाइन या आईएम में। लगभग 5% जो कैल्शियम है डाइट में वह इसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो कैल्शियम डाइट में अगर बहुत अधिक होगा, हम बहुत लेंगे, तो ये पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाएगा। ये तो हुआ पैसिव एब्जॉर्प्शन, जो कि लगभग 5% ऑफ डाइटरी कैल्शियम होता है। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, जो प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन में है, ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जेजुनम में है, यह होता है कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के द्वारा, जो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल के ब्रश बॉर्डर पे जो ल्यूमेन की तरफ है वहां पर होते हैं। टीआरपीवी रिसेप्टर्स, टीआरपीवी टाइप 5 और टीआरपीवी टाइप 6, यह दोनों होते हैं ब्रश बॉर्डर पे प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स में। अब जब कैल्शियम इस टीआरपीवी चैनल के संपर्क में आता है, तब यह इसको सेल के अंदर एक्टिवली पहुंचा देते हैं। सेल के अंदर जब कैल्शियम पहुंचा, अच्छा हम जानते हैं कैल्शियम एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को वह उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जितना कैल्शियम अंदर पहुंचेगा वह उसकी जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको चेंज कर देगा, वहां पे सिग्नल अपने प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो इसलिए कैल्शियम को हम सेल के अंदर अकेला नहीं छोड़ सकते, उसको पहुंचते ही किसी प्रोटीन के साथ में कंबाइन करा के और सिग्नलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है।
तो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में भी एक प्रोटीन होती है कैलबाइंडिन, कैल्शियम को बाइंड करने वाली कैलबाइंडिन प्रोटीन होती है जो इस कैल्शियम से कंबाइन कर लेती है। तो अब ये कैल्शियम अंदर की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। अब अंदर तो कैल्शियम आ गया, इसको सेल से निकाल कर और ब्लड में पहुंचाना है। इसके लिए जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है एपिथेलियल सेल की, वहां पर कुछ चैनल्स होते हैं। एक चैनल तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम एटीपीएज, जो इसको बाहर ले जाती है और बाहर ले जाके फिर प्लाज्मा में कैपिलरीज में से एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में पहुंच जाता है। और दूसरी है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो ये दो चैनल्स हैं जो कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम को ब्लड में पहुंचा देती है। तो इस प्रकार मित्रों 3 प्रोसेसेस हमारे हुए। एक ब्रश बॉर्डर पर टीआरपीवी चैनल के द्वारा, जिससे ल्यूमेन में उपस्थित कैल्शियम सेल के अंदर आया। दूसरा प्रोसेस हुआ सेल के अंदर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए कैलबाइंडिन प्रोटीन से कंबाइन किया। तीसरा प्रोसेस हुआ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से बाहर निकल के ब्लड में पहुंचने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम एटीपीएज चैनल या सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जहां सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम कैल्शियम बाहर जाएगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इसके द्वारा। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी एक्चुअली 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी कैल्सिट्रायोल, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, वह इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में पहुंचकर इन तीनों प्रोसेसेस में अपना योगदान देता है। जो एपिथेलियल सेल के ब्रश बॉर्डर पर TRPV6, TRPV5 इनका फॉर्मेशन बढ़ाता है। सेल के अंदर जो कैलबाइंडिन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन बढ़ाता है। इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में जो कैलबाइंडिन होती है उसे कैलबाइंडिन 9K कहते हैं। और ब्रश बॉर्डर पे जो दो चैनल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम एटीपीएज और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, इनकी फॉर्मेशन बढ़ाता है। तो यह इस प्रकार से इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल के में काम आने वाले तीनों चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स की सिंथेसिस विटामिन डी या एक्टिव विटामिन डी के द्वारा बढ़ती है। साथ ही जो डिस्टल इंटेस्टाइन में, आइलियम में जो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो जिन चैनल्स के माध्यम से, जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी क्लॉडिन चैनल्स, तो ये क्लॉडिन चैनल्स को भी ये एक्टिवेट करता है विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी। तो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल के प्रत्येक प्रोसेस को एक्टिव विटामिन डी स्टिमुलेट करता है। आइए दूसरे ऑर्गन पे चलते हैं। किडनीज में इसका क्या इफेक्ट होता है? किडनीज में कैल्शियम ग्लोमेरुलस के थ्रू बहुत फ्रीली फिल्टर हो जाता है। तो ये कैल्शियम की बड़ी मात्रा फिल्टर होके और ट्यूबुलर फ्लूइड में पहुंच जाती है। अब कैल्शियम तो बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट एक आयन है, एक रिसोर्स है, उसको वेस्ट बॉडी नहीं कर सकती। तो पहले तो कैल्शियम यहाँ से फिल्टर होता है, इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और इसके बाद ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका जो थिक असेंडिंग लिम्ब है, इसमें यह पैसिवली रीअब्सॉर्ब करा लिया जाता है। 65% प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और 20% इस थिक असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब होता है। 85% जो कैल्शियम फिल्टर हुआ वह यहाँ तक एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन यह प्रोसेस भी, जैसे कैल्शियम में उन्होंने पढ़ा कि कैल्शियम में पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, इन सब में जो बचा हुआ कैल्शियम है उसको एक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और इस काम में भी जैसे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट चैनल्स लगे थे, वह सारे यहाँ पर भी उसी प्रकार से कार्य में आते हैं। तो ये है मित्रों एक रीनल एपिथेलियल सेल, रीनल ट्यूबुलर सेल, जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में है, जहाँ पे कैल्शियम का एक्टिव रिजॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये ल्यूमिनल फ्लूइड में जो ट्यूबुलर फ्लूइड है, उसमें जो कैल्शियम बचा हुआ है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद, यह कैल्शियम सेम टीआरपीवी चैनल्स के द्वारा अंदर आता है रीनल एपिथेलियल सेल में। यहाँ पे कैलबाइंडिन प्रोटीन से कंबाइन करता है, जिससे कि सेल की अपनी सिग्नलिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद
वहाँ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम एटीपीएस चैनल के द्वारा या सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के द्वारा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेज दिया जाता है, जहां से ये कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सेम प्रोसेस जो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में था, वही प्रोसेस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की एपिथेलियल सेल में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की एपिथेलियल सेल में काम में आता है। और यहाँ पर पीटीएच, याद रहे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में पीटीएच का रोल नहीं था, वहां पे पीटीएच, इंटेस्टाइन में पीटीएच कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी का सिंथेसिस करा के, डायरेक्टली काम नहीं करती। लेकिन किडनीज में यह पीटीएच इस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को मुख्यतः प्रभावित करता है। 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी का रोल कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी मुख्यतः कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन उसमें काम करता है, और पीटीएच मुख्यतः कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनीज इसमें काम करता है। आइए तीसरे टारगेट ऑर्गन पे आते हैं, बोन्स पे। हम जानते हैं बोन्स में 3 प्रकार की सेल्स होती है। पहली ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि बोन की सरफेस पे होती हैं, जो बोन फॉर्मेशन में, बोन ले डाउन में अपना योगदान देती है। दूसरी ऑस्टियोक्लास्ट, जो पुनः बोन सरफेस पे होती हैं, जो बोन के रिजॉर्प्शन में, बोन को गलाकर और वहां से उसको रीअब्जॉर्ब करने में। तो बोन का फॉर्मेशन कराया ऑस्टियोब्लास्ट ने और बोन का रिजॉर्प्शन कराया ऑस्टियोक्लास्ट ने। और तीसरी सेल होती है ऑस्टियोसाइट, जो कि बोन के अंदर जो इनका कैनालिकुलर सिस्टम होता है उसमें होती है। और ये कैनालिकुलर सेल्स में उपस्थित ऑस्टियोसाइट वास्तव में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट इन दोनों को रेगुलेट करती है। तो हमारे विटामिन डी जो है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, यह इन दोनों ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट पे काम करता है। ऑस्टियोब्लास्ट को जब स्टिमुलेट करता है तब यह बोन फॉर्मेशन कराता है, ऑस्टियोक्लास्ट को जब स्टिमुलेट करता है तो ये बोन रिसॉर्प्शन कराता है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, जो बना भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। वास्तव में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट परस्पर लिंक्ड होती है। एक तरफ से बोन फॉर्मेशन होता जाता है और दूसरी तरफ से बोन रिसॉर्प्शन होता जाता है, इसको कहते हैं बोन रीमॉडलिंग। तो हमारे शरीर में बोन्स लगातार रीमॉडलिंग होती रहती है 24 घंटे और पूरे जीवन भर, जो एक्टिव ईयर्स में सबसे ज्यादा होती है। वे ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर रैंक लाइगेंड लगे होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर रैंक। तो जब रैंक लाइगेंड से मिलता है तो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, रीमॉडलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो होता क्या है, जब विटामिन डी हमारा नॉर्मल कंसंट्रेशन में, लोअर कंसंट्रेशन में है, तो ये जो प्रीमेच्योर सेल्स हैं जो कि धीरे धीरे डेवलप होकर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट बनाती हैं, तो नॉर्मल कंसंट्रेशन में विटामिन डी इन मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे बोन का मिनरलाइजेशन हो, बोन मैट्रिक्स प्रोटीन की सिंथेसिस हो, और इस प्रकार से बोन मैट्रिक्स की प्रोटीन बनेंगी और उस पर मिनरलाइजेशन होता जाएगा, तो बोन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। न्यू बोन फॉर्मेशन, प्रोटीन बनी और जो कि एक ग्राउंड सब्सटेंस है, उसके ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन में ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके न्यू बोन फॉर्मेशन कराता है। जबकि जब ये हायर कंसंट्रेशन में होता है, विटामिन डी बहुत ज्यादा हो जाए, 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाए, तब यह क्या करती है कि जो प्रीमेच्योर सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करके बजाय ऑस्टियोब्लास्ट बनने के ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन की तरफ डाइवर्ट करती है, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करती है। और ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। तो बोन रिजॉर्प्शन बढ़ाकर यह हायर कंसंट्रेशन में काम करता है, बोन फॉर्मेशन बढ़ा के ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में काम करता है। यही विटामिन डी का बोन फिजियोलॉजी पे डुअल इफेक्ट है। स्मॉलर कंसंट्रेशन पे बोन मिनरलाइजेशन, लार्जर कंसंट्रेशन पे बोन रिजॉर्प्शन। अब हमने अभी तक समझा कि इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल पे ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन डाइट से बढ़ा रही है। किडनी की एपिथेलियल सेल्स में इसका रोल कम है, वहां पीटीएच का ज्यादा है,
वहां पे कैल्शियम का रिजॉर्प्शन, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रही है, और बोन में स्मॉलर कंसंट्रेशन में वह बोन का फॉर्मेशन और लार्जर कंसंट्रेशन में बोन का रिजॉर्प्शन इसको बढ़ा रही है। अब चौथा जो ऑर्गन है जो मिनरल मेटाबॉलिज्म में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड। हम लोग समझ चुके हैं कि पैराथॉर्मोन विटामिन डी के एक्टिवेशन में मदद करता है। वह किडनीज की प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स पे काम करके वहां पे 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन को बढ़ाता है, जिससे 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी की सिंथेसिस हो सके। तो इस प्रकार पीटीएच क्या कर रहा है, विटामिन डी को एक्टिवेट कर रहा है, एक्टिव विटामिन डी की सिंथेसिस बढ़ा रहा है। जबकि विटामिन डी क्या कर रहा है, ये उसी पीटीएच को इनहिबिट कर रहा है। इस प्रकार से ये अपने आप को बॉडी में कई सारे बहुत सारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म है कि कहीं ज्यादा विटामिन डी सिंथेसाइज ना हो जाए। तो जब विटामिन डी की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो ये विटामिन डी जाकर पैराथायरॉयड ग्लैंड को सप्रेस कर देता है। वो पैराथायरॉयड सेल्स का प्रोलिफरेशन भी घटाता है और पैराथायरॉयड जीन को सप्रेस करके पैराथायरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस भी घटाता है। तो मित्रों क्या हुआ, पीटीएच विटामिन डी को बढ़ाता है जबकि विटामिन डी पीटीएच को घटाता है। तो इस प्रकार से एक चेक मैकेनिज्म यह अपने एक दूसरे पर रखते हैं, और इसी का उपयोग हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में करते हैं कि जबकि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जब बहुत पैराथॉर्मोन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, सर्जरी से पहले हम पीटीएच सिंथेसिस, पीटीएच सिक्रीशन कम करने के लिए एक्टिव विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने यह भी जाना कि विटामिन डी शरीर की कई कोशिकाओं पे, कई टिश्यूज पे उपस्थित होता है जो कि मिनरल मेटाबॉलिज्म से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर विटामिन डी का क्या काम है ये हम अभी अच्छी तरह से नहीं समझते आज तक, लेकिन यह देखा गया है कि विटामिन डी इन्वॉल्व बहुत सारे डिजीज प्रोसेसेस में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, कैंसर प्रोडक्शन में, इनफर्टिलिटी में, कई सारे डिजीज प्रोसेसेस ऐसे हैं जहां विटामिन डी की कमी होने पे वो प्रोसेसेस फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो इसका मतलब विटामिन डी कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस इन प्रोसेस पे भी रखता होगा। तो यह देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इस तरह के सेल्स में यह उनकी प्रोलिफरेशन पे कुछ चेक रखता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो थ्रोमा बनता है वहां पे भी कुछ सेल प्रोलिफरेशन को कम करता है। तो शायद किसी प्रकार से यह कैंसर प्रोडक्शन को रोकने में भी मदद करता है। इसलिए विटामिन डी डिफिशियंसी कुछ कार्सिनोजेनेसिस को भी बढ़ाती है, इनफर्टिलिटी को, एथेरोस्क्लेरोसिस को भी बढ़ाती है। तो इस प्रकार से कुछ अभी नोन, कुछ अननोन इफेक्ट्स हैं शरीर के जनरलाइज्ड बॉडी टिश्यूज में जो विटामिन डी उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार मित्रों अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन डी इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है। इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम के और साथ साथ फास्फोरस के भी, इनऑर्गेनिक फास्फोरस, फॉस्फेट्स उसके जो कंपाउंड फॉर्म में, और इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो इसका एटॉमिक फॉर्म है उसमें, तो कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। किडनीज में इसका रोल कम है पीटीएच की अपेक्षा, लेकिन वहां पे ये कैल्शियम और फॉस्फेट्स के रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बोन्स में स्मॉल डोजेज में ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, लार्ज डोजेज में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। धन्यवाद मित्रों, आप लोग भी इस मिशन से जुड़े मेडिकल कंसेप्ट इन हिंदी, कि हम अपनी मेडिकल साइंस को, मॉडर्न मेडिकल साइंस को किस प्रकार से अपनी मातृभाषा में लिख सकें, समझ सकें। संभवतः यह हमारे लिए और अधिक सरल होगा। इस ऐप को आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इनके टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और केस स्टडीज का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।